बीजेपी और कांग्रेस तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हमलावर है ही, लेकिन अब इंडी गठबंधन के दूसरे दल भी केजरीवाल के घोटालों और भ्रष्टाचार से तंग आकर उन पर हमला करने लगे। मतलब साफ है, गठबंधन के नाम पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई पार्टी अब खामोश बैठने को तैयार नहीं। शीश महल को लेकर आई कैग की रिपोर्ट ने तो सबके सब्र का पैमाना छलका दिया। कल तक केजरीवाल की तारीफ करने वाले उद्धव ठाकरे भी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से मचाई गई अंधी लूट को लेकर हमलावर हो गए। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में इसी वजह से केजरीवाल के खिलाफ जोरदार हमला किया गया। सामना में कहा गया कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के हितों पर कुठाराघात किया। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए जनता के हितों की अनदेखी करते हुए अपने लिए करोड़ों का शीश महल बनवा लिया, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। सामना में कहा गया कि केजरीवाल सरकार अपने वादों को पूरा करने में विफल साबित हुई। उन्होंने दिल्ली की जनता को जो सुविधाएं देने का दावा और वादा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने से पहले किया था, बड़े अफसोस की बात है कि वो उन वादों को पूरा करने में विफल साबित हुए और दिल्ली की जनता ये सब कुछ देख रही है। इतना ही नहीं, सामना के संपादकीय में दिल्ली के विधानसभा चुनाव की तुलना मौत से की गई। कहा गया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव अब दोनों पार्टियों के लिए जिंदगी और मौत का खेल बन चुका है। ऐसी स्थिति में यह देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की राजनीति की दिशा और दशा कैसी रहती है। सामना ने अपने संपादकीय में लिखा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन अब दिल्ली का विधानसभा चुनाव दोनों ही पार्टियां फ्री स्टाइल कुश्ती के तौर पर लड़ रही हैं। दिल्ली में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा शीश महल बन चुका है और इसको लेकर केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतरे प्रवेश वर्मा ने आतिशी मरलेना को पत्र लिखकर बड़ी मांग कर दी। प्रवेश वर्मा ने लिखा कि शीश महल को लोगों को देखने के लिए सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खोल दिया जाए। पत्र को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर किया। पत्र को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि केजरीवाल ने शीश महल में बैठकर सत्ता की चमक में जनता को भुला दिया। अब आतिशी, क्या आप इसे जनता के लिए खोलेंगी? शाही आवास पर जनता का हक या फिर ये सत्ता का सच करोड़ों के पर्दे के पीछे ही छिपा रहेगा? पत्र में उन्होंने लिखा, अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में सरकारी आवास को विशेष रूप से सज्जित और भव्य रूप दिया गया था। इसे आम जनमानस में शीश महल के नाम से जाना जा रहा है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की जनता, जिन्होंने लगातार 3 बार केजरीवाल को अपना विधायक चुना फिर विधानसभा भेजा, इस भवन को देखना चाहती है। उन्होंने कहा कि ये भवन अब केवल एक निवास स्थान नहीं, बल्कि दिल्ली के शासन और प्रशासन के इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन चुका है। जनता इसे देखकर ये समझना चाहती है कि जिस स्थान पर उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ने अपने कार्यकाल का समय बिताया वो कैसा है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस शीश महल को प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक जनता के दर्शन के लिए खोला जाए, ताकि दिल्ली की जनता इसे नजदीक से देख सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। विधानसभा चुनावों में बुरी तरह से घिरी आम आदमी पार्टी और खासकर अरविंद केजरीवाल पर चुनावी हार का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस बात से आम आदमी पार्टी अब इतना बौखला गई है कि अब उसने निर्वाचन अधिकारियों को धमकाना शुरू कर दिया है। आतिशी मरलेना नई दिल्ली सीट के निर्वाचन अधिकारी को बिना किसी एजेंडे के बुलाती हैं, तो संजय सिंह और राघव चड्ढा चुनाव आयोग के दफ्तर तक पहुंच जाते हैं। आम आदमी पार्टी के लोग चुनाव अधिकारी के दफ्तर पहुंचकर वैसी संवेदनशील जानकारी मांगते हैं जो उन्हें नहीं दी जा सकती। आम आदमी पार्टी के इस उत्पीड़न से परेशान होकर नई दिल्ली सीट के निर्वाचन अधिकारी ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी को लिखकर ये शिकायत की है। नई दिल्ली सीट के डीईओ सनी सिंह ने चुनावी कर्तव्यों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय करने की मांग की। अपने पत्र में डीईओ ने कहा कि आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि बार बार मेरे दफ्तर में आते हैं और ऑब्जेक्टर्स की व्यक्तिगत जानकारी मांगते हैं, जबकि भारतीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक ऐसा नहीं किया जा सकता। अधिकारी ने आतिशी मरलेना की शिकायत करते हुए कहा कि दिल्ली की सीएम मुझे पहले भी बिना किसी एजेंडे के बुलाया और फिर उन्हें बिना किसी एजेंडे के मीटिंग के लिए बुलाया गया और जहां वोटर लिस्ट को लेकर चर्चा हुई, उन्होंने मुख्य चुनाव अधिकारी के मार्गदर्शन की मांग करते हुए पूछा कि क्या उन्हें सरकार की ओर से बुलाए जाने वाली ऐसी किसी बैठक में जाने की अनुमति है जिसके लिए पहले से कोई एजेंडा या उचित काम तय न हो। निर्वाचन अधिकारी के आरोपों का जवाब देते हुए संजय सिंह ने कहा कि मैंने शिकायत को लेकर उनसे मुलाकात की, जिसे वे धमकी बता रहे हैं। वे कोई लाट साहब नहीं हैं, उनकी जवाबदेही है हमारे प्रति। नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल का मुकाबला बीजेपी के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित से होगा और केजरीवाल ने इस सीट से लगातार 3 चुनाव जीते हैं, 2013, 2015 और साल 2020 में ये घटनाक्रम चुनाव आयोग द्वारा दिल्ली के लिए अपने संशोधित मतदाता सूची को फिर से जारी करने के बाद हुआ। इससे राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया
कि नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हो रही है। दूसरी ओर दिल्ली भाजपा ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी इस बार फर्जी मतदाताओं को पंजीकृत करने में विफल रही। मुख्यमंत्री आतिशी ने मुख्य चुनाव अधिकारी को नई दिल्ली में मतदाता सूची से हटाए गए लोगों के सत्यापन के लिए एक पत्र लिखा है। अपने पत्र में सीएम ने कहा कि नियमों के अनुसार जब हटाने के अनुरोध 2% से अधिक होते हैं तो चुनाव पंजीकरण अधिकारी को प्रत्येक हटाने के अनुरोध को व्यक्तिगत रूप से सत्यापित करना होता है। पत्र में लिखा है कि इस मामले में इन नियमों का पालन किया जाना चाहिए क्योंकि नई दिल्ली में 2% से अधिक वोट हटाए जाने की मांग की गई। हालांकि इसका पालन नहीं किया जा रहा है। डीईओ ने 4 जनवरी को दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी एलिस वाज को लिखे पत्र में बताया कि आम आदमी पार्टी उन पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। पत्र में लिखा कि 21, 28 और 29 दिसंबर और 3 जनवरी को पार्टी सांसदों राघव चड्ढा और संजय सिंह सहित पार्टी के नेताओं के उनके कार्यालय में कई बार आने की खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। इतिहास में दर्ज है कि अब तक दिल्ली 7 बार उजड़ी और बसी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से दिल्ली को नोचा खसोटा, पता नहीं दिल्ली उन जख्मों से उभर पाएगी या नहीं, क्योंकि ऐसा तभी होगा जब दिल्ली में किसी दूसरी पार्टी की सत्ता होगी। वजह ये कि दिल्ली में सिर्फ घोटाले ही नहीं हुए, शीश महल ही नहीं बना, बल्कि अपना चेहरा चमकाने के लिए केजरीवाल ने पानी की तरह दिल्ली का खजाना लुटाया। आपको यकीन नहीं होगा, महज 1,90,00,000 की योजना के प्रचार पर केजरीवाल ने 28 करोड़ रुपए खर्च कर डाले और सिर्फ 77 लाख रुपए की योजना के लिए 27 करोड़ 89 लाख रुपए फूंक दिए गए। मतलब कि केजरीवाल बड़ी बेरहमी से दिल्ली के खजाने पर टूट पड़े और उसे पूरी तरह से तहस नहस कर डाला। असल में कैग की जिन रिपोर्ट्स को पहले केजरीवाल और अब आतिशी मार्लेना दबाए बैठी हैं, उन रिपोर्ट्स को विधानसभा में पेश नहीं कर रही हैं। उन रिपोर्ट्स में केजरीवाल के इन्हीं सारे काले कारनामों की कहानी दर्ज है। यही वजह है कि बीजेपी लगातार विधानसभा का सत्र बुलाने और कैग रिपोर्ट को पेश करने की मांग कर रही है। लेकिन आतिशी मार्लेना ने कैग रिपोर्ट को एलजी सक्सेना के पास तक भेजा। जब दिल्ली हाईकोर्ट का डर दिखा, भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी को जवाब देना चाहिए कि उनकी सरकार कैग रिपोर्ट्स को क्यों छिपा रही है, उसे दिल्ली विधानसभा के पटल पर क्यों प्रस्तुत नहीं किया जा रहा। अदालत की फटकार के बाद भी आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा कैग रिपोर्ट्स को विधानसभा पटल पर नहीं रखने से स्पष्ट है कि केजरीवाल इससे डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शीश महल बंगले से जुड़ी कैग रिपोर्ट को भाजपा ने दिल्ली वासियों के समक्ष प्रस्तुत किया था। संजय सिंह कैग रिपोर्ट को फर्जी बता रहे हैं। फर्जी बताने से पहले उन्हें कैग की पूरी रिपोर्ट जनता के बीच रखनी चाहिए। केजरीवाल, आतिशी और संजय सिंह को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर कैग की रिपोर्ट को रखने की भाजपा की चुनौती देती है। और सचदेवा ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार ने प्रचार प्रसार के नाम पर भी नियमों की अवहेलना की है। भारत सरकार के सामान्य वित्त नियम के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार के खर्चे तर्कसंगत होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश है कि सरकारी योजनाओं का प्रचार इस तरह से किया जाना चाहिए कि लोग जानकारी प्राप्त कर उसका लाभ उठा सकें। इस नाम पर धन की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि किसी योजना के प्रचार प्रसार पर खर्च किसी भी सूरत में योजना पर मूल खर्च से अधिक नहीं होना चाहिए। दिल्ली सरकार इसका उल्लंघन कर रही है। वित्त वर्ष 2021-22 से जुड़ी कैग रिपोर्ट के अनुसार आम आदमी पार्टी सरकार ने 4 योजनाओं के प्रचार पर मूल योजना खर्च से 31 गुना अधिक खर्च किया, वो भी कोरोना काल में जब लोग जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। उस समय केजरीवाल सरकार के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। उन्होंने कैग रिपोर्ट में दिल्ली सरकार की 4 योजनाओं और उसके प्रचार प्रसार पर प्रश्न खड़े किए हैं और उन्होंने बताया कि बिजनेस ब्लास्टर योजना पर खर्च 54 करोड़ 8 लाख रुपए का किया गया, लेकिन उसके प्रचार पर 80 करोड़ 2 लाख रुपए तक खर्च किए गए। देश में मेंटोर योजना पर खर्च सिर्फ 1 करोड़ 90 लाख, लेकिन प्रचार प्रसार पर केजरीवाल ने 27 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च कर दिए। हद तो तब हो गई जब पराली योजना पर केजरीवाल की सरकार ने सिर्फ 77 लाख रुपए खर्च और इसके प्रचार पर 27 करोड़ 89 लाख रुपए खर्च हो गए। प्रदूषण से बचाने के लिए स्मॉग टावर पर खर्च 20 करोड़ हुआ, लेकिन इसका प्रचार प्रसार करने पर 5 करोड़ 88 लाख रुपए खर्च हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
रमेश बिधूड़ी जिस अंदाज में बोलने के लिए जाने जाते हैं, ठीक उसी अंदाज में उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। रमेश बिधूड़ी की उम्मीदवारी से मुश्किल में फंसी आतिशी मरलेना और आम आदमी पार्टी को बस एक मौके की तलाश थी। वो मौका उन्हें मिल भी गया। पहले तो रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर टिप्पणी कर डाली, जिस पर कांग्रेस से ज्यादा केजरीवाल की तरफ से ज्यादा शोर मचा। लेकिन तब शशि थरूर ने पूरे मामले की हवा ये कहकर निकाल दी कि ये कोई बड़ी बात नहीं है जिसे इतना तूल दिया जाए। हालांकि रमेश बिधूड़ी ने तब साफ तौर पर कहा था कि उन्होंने लालू यादव के संदर्भ में वो बात कही थी। इसके बाद रमेश बिधूड़ी ने आतिशी मरलेना पर टिप्पणी कर दी तो केजरीवाल आपे से बाहर आ गए। आतिशी मरलेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमोशनल ड्रामा ही कर दिया। उन्होंने जमकर आंसू बहाए। बात अगर रमेश बिधूड़ी की लहजे की छोड़ दें, उन्होंने जो कहा उसके लिए खुद आतिशी मरलेना और अरविंद केजरीवाल ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि चुनाव आते ही केजरीवाल जातिवाद का कार्ड खेलने लगते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले भी जब पत्रकारिता की नौकरी छोड़ आशुतोष चुनावी मैदान में उतरे, डॉक्टर हर्षवर्धन के खिलाफ चुनावी मैदान में वे उतरे, तो वे अचानक रातों रात आशुतोष से आशुतोष गुप्ता हो गए। और अब जब वे राजनीति छोड़ पत्रकारिता कर रहे हैं तो वे फिर से आशुतोष बन गए। यही आतिशी मरलेना जब गौतम गंभीर का मुकाबला करने चुनावी मैदान में उतरी थी, तब उनके चुनावी पोस्टर्स पर आतिशी मरलेना की जगह आतिशी सिंह नाम लिखा हुआ होता था। ये आतिशी सिंह बन गई थी। हालांकि तब ना तो गुप्ता बने आशुतोष चुनाव जीत पाए और ना सिंह बनी आतिशी मरलेना। दोनों ही को करारी हार का सामना करना पड़ा। फिर विधानसभा के चुनाव होने हैं तो आतिशी मरलेना एक बार फिर सिंह बन गई हैं। अब सवाल यह कि कट्टर ईमानदारी की सियासत करने वाली पार्टी को चुनाव के वक्त अपनी जातीय पहचान की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों अरविंद केजरीवाल जातीय आधार पर वोट मांगने लगते हैं? आम आदमी पार्टी में जातिवाद किस हद तक अपनी जड़ें जमा चुका है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था, तब संजय सिंह ने कहा था मनीष सिसोदिया महाराणा प्रताप के वंशज हैं। मतलब कि सिसोदिया की गिरफ्तारी को संजय सिंह ने एक तरह से राजपूतों के सम्मान से जोड़ने की नाकाम कोशिश की। आम आदमी पार्टी के अंदर जातिवाद कूट कूट कर भरा हुआ है। केजरीवाल अपनी जाति के लोगों को आगे बढ़ाते हैं तो संजय सिंह, मनीष सिसोदिया अपनी जाति के लोगों को। कई मौकों पर यह भी देखा गया कि जब संजय सिंह, आतिशी मरलेना और मनीष सिसोदिया एक दूसरे को बचाने के लिए सबसे पहले दौड़ पड़ते हैं। रमेश बिधूड़ी ने आतिशी मरलेना पर अपनी टिप्पणी के सहारे आम आदमी पार्टी की इसी जातिवादी सोच पर गहरी चोट कर दी। केजरीवाल से लेकर आतिशी मरलेना और संजय सिंह की बौखलाहट के पीछे यही जातिवाद है। और इससे पहले रमेश बिधूड़ी के बयान से बौखलाई आतिशी मरलेना ने कहा कि इस देश की राजनीति इतनी घटिया स्तर पर गिर चुकी है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। रमेश बिधूड़ी जी खुद दक्षिण दिल्ली से 10 बार सांसद रहे हैं। वे बताएं कालका जी के लोगों को उन्होंने इस इलाके के लिए क्या किया। वो ये दिखाएं ना कि उनके 10 साल का काम था और वो मेरे 5 साल के विधायक के काम से बहुत बेहतर था, उसके आधार पर वोट मांगे। दिल्ली की सीएम ने आगे कहा कि रमेश बिधूड़ी कहें कि आतिशी ने अगर 1 सड़क बनवाई तो मैंने 10 सड़कें बनवाई। आतिशी ने अगर 100 सीसीटीवी लगवाए तो मैंने 1000 लगवाए। आतिशी ने अगर 1000 लाइट लगवाई तो मैंने 5000। वो मेरे बुजुर्ग पिताजी को गालियां देकर वोट मांग रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है। दस साल तक कनाडा की सत्ता पर कुंडली मारकर बैठे जस्टिन ट्रूडो ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इन 10 सालों के दौरान ट्रूडो ने पूरे कनाडा को खालिस्तानी आतंकियों का पनाहगार बना दिया और भारत से कनाडा के संबंधों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इतना ही नहीं, ट्रूडो के सत्ता में रहते कनाडा की अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से चौपट हो गई। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की अपनी पुरानी बात को दोहराया और सुझाव दिया कि कई कनाडियाई इस विचार का स्वागत करेंगे। उन्होंने दावा किया कि ट्रूडो ने इस्तीफा दिया इसलिए क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि अमेरिका अब कनाडा के विशाल व्यापार घाटे और सब्सिडी को सहन नहीं कर सकता, जिस पर कनाडा निर्भर था। जस्टिन ट्रूडो ने लगभग 1 दशक तक सत्ता में रहने के बाद अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। इस्तीफे का कारण उन्होंने मतदाताओं के समर्थन में कमी बताया। हालांकि ट्रूडो का राजनीतिक भविष्य पिछले कुछ समय से अनिश्चित था, लेकिन नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा व्हाइट हाउस पर फिर से कब्जा करने के बाद उनका पतन तेजी से हुआ। ट्रंप की ओर से कनाडा के उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाए जाने की धमकी ने कनाडियाई अर्थव्यवस्था को भारी दबाव के नीचे ला दिया, जिससे वहां आर्थिक स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ गईं।
ट्रुथ सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया में ट्रंप ने मजाकिया लहजे में कहा कि कनाडा में बहुत से लोग 51वां राज्य बनने से प्यार करेंगे। कनाडा अमेरिका का हिस्सा बन जाता है तो कोई टैरिफ नहीं होगा, टैक्स भी बहुत कम हो जाएंगे और वे रूसी और चीनी जहाज़ों के खतरों से पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे जो लगातार उन्हें घेरे रहते हैं। ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका में शामिल होने का एक अच्छा विकल्प बताया, जिससे न केवल टैरिफ की समस्या हल होगी बल्कि अन्य आर्थिक लाभ भी होंगे। उन्होंने ये भी जोड़ा कि एक साथ मिलकर एक महान राष्ट्र बन सकते हैं। पिछले साल 2024 के दौरान जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका कनाडा के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए मारे-लागो की यात्रा और राष्ट्रपति चुनाव ट्रंप से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात के बावजूद ट्रंप ने कनाडा पर टैरिफ लगाने की धमकियों को जारी रखा, यहां तक कि मजाक में कनाडा को 51वां राज्य बनाने और ट्रूडो को उसका गवर्नर बनाने की भी बात कही। ट्रूडो का राजनीतिक भविष्य उनके इस्तीफे के साथ और अधिक अनिश्चित हो गया। ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बीच कनाडा अब वो सोचने के लिए मजबूर हो गई है कि उसकी अर्थव्यवस्था और राजनीतिक दिशा क्या होनी चाहिए। क्या कनाडा वास्तव में अमेरिका का 51वां राज्य बन सकता है? ये केवल ट्रंप का एक और राजनीतिक मजाक था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।